हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये हिस्ट्री का 6 क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो चैप्टर है। और ये आप चैप्टर नंबर आपका है 5, यानी चैप्टर नंबर 5 है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। ये हिस्ट्री का 5 चैप्टर है, यानी क्लास 6 का। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपको करा दिया गया है, यानी ये चारों चैप्टर आपको करा दिए गए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के द्वारा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, यानी बड़े बड़े यज्ञ करके क्या होते थे, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी राजा बन जाते थे। और उसी में से था एक अश्वमेध यज्ञ, यानी आपने इस यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अश्वमेध एक यज्ञ ऐसा होता है जिसमें एक घोड़े को राजा के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन्होंने राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाया करते थे। उसके बाद है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। और राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अब उसके बाद देखिए ये वर्ण व्यवस्था क्या होती है। वर्ण व्यवस्था ये है, उस समय चार चार सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और करना और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार होते थे। और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था। यानी उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक पात्र दिखाया गया है, यानी बर्तन दिखाया गया है। ये चित्र धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती थी। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। उसके बाद है आपका जनपद, यानी जनपद क्या है। महायज्ञों को कराने वाले राजा जब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में आप लोग देखेंगे, यानी मानचित्र 4 आपका नीचे है, उसमें दिखाएंगे आपको। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिर खेड़ा इनसे प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उसके बाद देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इस पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि ऊपर आपने अभी चित्र में देखा था, वो चित्रित धूसर पात्र था, यानी जो अभी बर्तन का आपने जो देखा था ये वाला, ये क्या है, चित्रित धूसर पात्र है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट होता है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी, वे आमतौर पर सरल रेखाओं तथा जमाती आकृतियों के रूप में होते होंगे। उसके बाद आपका आता है महाजनपद। महाजनपद क्या था, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे महाजनपद और उनके नगर लिखे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण जनपद और उनके नगर लिखे हुए हैं। तो ये है, आपको दिखा देते हैं। देखिए महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई होती है, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ताकि कोई भी शत्रु उसमें आ जा ना सके।
ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इनके लिए बहुत अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। उसके बाद देखिए, ये जो दीवार दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये जो दीवार है ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष मिला है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था, यानी 25 साल पहले के हुआ था एक भाग का निर्माण। उसके बाद देखिए आपका, जब राजा सेना रखने लगे थे तो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, यानी जो सिक्कों का जो पढ़ना है आप लोगों का, वो अध्याय 8 में आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद कर क्या होता था, यानी कर क्या है। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अन्य नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जैसे कि कर किस किस पे लगाया जाता था? कर यानी टैक्स। टैक्स किस पे लगाया जाता था? फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों के ऊपर लगाया गया कर, पशुपालकों को जानवरों तथा उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी इन सब पे क्या होता था? इन सब पे टैक्स लगता था। यानी फसलों पर भी कर लगता था, कारीगरों के ऊपर भी लगता था, पशुपालन या जानवरों के ऊपर जो उत्पादन करते थे उन पे भी लगता था, और व्यापारी को जो सामान, जो कच्चा माल और जो मतलब लाते थे उनके ऊपर भी उनको भी कर देना पड़ता था। और जो जंगल से शिकारी थे, जो आखेटक थे, उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं का उपहार देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था। उसके बाद है आपका कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे लगाकर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। उसके बाद देखिए आपका सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किस पे है? तो मगध, यानी मगध पे आपका सूक्ष्म शिक्षण। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये थे क्यों बहते थे? क्योंकि यहाँ पे यातायात के साधन थे, जल वितरण था और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ये जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी थे। उसके बाद है आपका, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक जो राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बना लिया गया था। ठीक, उसके बाद है आपका 2300 साल पहले से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उन्हें सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उसके बाद है वज्जी। वज्जी क्या है? वज्जी भी एक राज्य है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, यानी बिहार, जो अब की बिहार में है। और उसके बाद यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, यानी यहाँ पे एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विशिष्ट
अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इस सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यानी उस समय क्या थी, स्त्री और दास जो है वो सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। उसके बाद है आपका, देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, वज्जी संघ का एक वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। उसके बाद देखिए अजातशत्रु और वज्जी संघ, यानी अजातशत्रु के बारे में क्या लिखा है। अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उससे सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तब उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर एक काम करते रहेंगे। यानी जो एकता में रहेगा वो हमेशा जीतता रहेगा और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते और उन्हें बंधक नहीं बनाते थे। शहरों तथा गांवों में चत्तियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतवालंबी सत्तों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी। यानी जो वज्जी संघ राज्य था वो बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ पे एक तो एकता थी सब में और ऊपर से वो महिलाओं का सम्मान भी करते थे। और उसके बाद उन्होंने जो शहरों और गाँव की जो रख रखाव थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था और उन्होंने साधु संतों के आने जाने पर भी कोई रोक नहीं लगाई थी। उसके बाद देखिए कई शक्तिशाली राज्य इस संघों को जीतना चाहते थे और उसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप चैप्टर 9 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।